नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये उपहार गाइड का चैप्टर नंबर 2 है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की अगर आप तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 आधारभूत संक्रियाएं का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ भी जान लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आधारभूत संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। आइए देखिए। पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती है ना, 0 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यह जो पूर्ण संख्या है, जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक, ये अनंत क्या होता है? मतलब इसका कोई डिफिनिट नहीं है कि कहाँ तक की संख्याएं हैं। बहुत ज़्यादा संख्याएं हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या दूसरा डिफिनेशन ये भी होता है कि प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। यानी कि शून्य को शामिल कर लेते हैं किस में? प्राकृत संख्या में। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और ये अनंत की तरफ जाती है। ठीक है, ये अनंत का साइन हो गया। तो दो तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पूर्ण संख्या पर हम लोगों को क्या करना? आधारभूत संक्रियाएं हैं। आखिर ये संक्रियाएं है क्या? ये संक्रियाएं होती है जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का। यही है हमारी आधारभूत संक्रियाएं। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर था और यह जो चैप्टर है, दोनों के जो प्रश्न हैं लगभग एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न और एक चैप्टर नंबर 1 का जो प्रश्न है उसमें बहुत समानता है। तो संक्रियाओं में हम लोग इसके जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ नियम होते हैं इसका, पूर्ण संख्याओं का, है ना। पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ क्या हैं? नियम हैं, उन्हें हम लोग पढ़ लेंगे। पूर्ण संख्या से संबंधित नियम। पूर्ण संख्या से संबंधित नियम कौन कौन से नियम है पूर्ण संख्या से संबंधित? तो आइए जानते हैं सबसे पहला नियम के बारे में। पहला नियम है समवर्ग नियम। पहला नियम कौन सा है? समवर्ग नियम। पहला नियम का नाम है समवर्ग नियम। तो समवर्ग नियम क्या है? तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, ठीक है, और उसको जोड़ें, घटाएं, ठीक है। तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, तो हम लोगों को अगर पूर्ण संख्या मिलेगी तो बोलेंगे कि यह समवर्ग नियम का पालन करता है। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग इसको कहेंगे कि यह समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है ना। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर अगर हम लोगों को पूर्ण संख्याएं मिलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि समवर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। जैसे हम लोग सबसे पहले जोड़ के बारे में देख लेते हैं कि आखिर जोड़ में ये क्या है। जैसे जोड़ में 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। 4 और 5 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 9। इधर भी पूर्ण संख्या, इधर भी क्या है? पूर्ण संख्या है ना। इधर भी पूर्ण संख्या है और इधर भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो दोनों तरफ से हम लोगों को पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है, मतलब जोड़ के अंतर्गत ये समवर्ग नियम का पालन करेगा। जोड़ के अंतर्गत ये समवर्ग नियम का पालन करेगा।
घटाव के अंतर्गत देखते हैं पालन करता है कि नहीं। अगर हम लोग घटाव को दो तरह से देखें, एक 6 में से 4 घटा दें तो 2 आ रहा है, इधर भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है। लेकिन हम लोग एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो 4 में से 6 घटा देते हैं तो माइनस का 2, इधर तो पूर्ण संख्याओं का घटाव है, लेकिन इधर से ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं आता। घटाव के अंतर्गत ये पूर्ण संख्या समरक नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं गुणा के आधार पे पालन करता है या नहीं करता है। तो गुणा के आधार पे जैसे 6 गुने 4 कर दे तो 6 चौके 24, ये भी इधर से भी पूर्ण संख्या और इधर से भी पूर्ण संख्या, तो दोनों तरफ से पूर्ण संख्याएं ही हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो कहेंगे कि यह गुणा के अंतर्गत और जोड़ के अंतर्गत समरक नियम का पालन करता है। लेकिन भाग के अंतर्गत करता है या नहीं करता है, तो भाग के अंतर्गत नहीं करेगा, क्योंकि 8 भागा अगर 3 करते हैं तो ये 8/3 होता है। अगर पॉइंट में भी आ जाएगा तो दशमलव संख्या हो जाएगी, तो इधर वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये क्या पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या नहीं है मतलब कि घटाव के अंतर्गत और जोड़ के अंतर्गत इसका पालन नहीं कर, समरक नियम का पालन देखिए ये नहीं करता है, ठीक है। तो जोड़ के अंतर्गत और गुणा के अंतर्गत समरक नियम का ये पालन करेगा पूर्ण संख्या, और इसके अलावा किसी भी संख्या का पालन नहीं करेगा, न घटाव पे करेगा और न भाग पे करेगा। आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, तो इस नियम के अंतर्गत हम लोग किसी भी संख्या का क्रम चेंज कर दें और जोड़ें तो वह सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्रम नियम यानी उलट करके या पलट करके जोड़ते हैं या फिर गुणा करते हैं, तो यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। लेकिन घटाव के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। जोड़ के अंतर्गत देखते हैं क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है कि नहीं होता है। तो जोड़ के अंतर्गत देखिए, जोड़ में जैसे 8 ले लेते हैं और प्लस का 4, अब इसको उलट करके जोड़ देते हैं, ठीक है। अब उलट करके जोड़ते हैं मतलब 4 को पहले लिख देते हैं और 8 को बाद में लिख देते हैं। तब भी अगर जोड़ते हैं ना तो 12 ही आता है, इधर से भी 12 आएगा, इधर से भी 12 आएगा। तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। लेकिन घटाव के अंतर्गत क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे 8 में से 4 को घटा दिए और 4 में से 8 को घटा देंगे तो ये सेम नहीं आएगा, इधर से 4 आएगा लेकिन इधर से -4 आएगा, तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करेगा। गुणा के अंतर्गत देख लेते हैं। तो गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय का नियम क्या है, जैसे 8 गुने 4 कर देते हैं या फिर 4 गुने 8 कर देते हैं, इधर से भी 32 आएगा, इधर से भी 32 आएगा, तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करेगा। जबकि भाग के अंतर्गत ये पालन नहीं करेगा, है ना। भाग के अंतर्गत 8 भागा 4 कर दे और 4 भागा 8 कर दें, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 1/2 आएगा, तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि उसके क्रम को चेंज करने पर अगर वैल्यू सेम आता है तब हम लोग कह सकते हैं कि वह जो है क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ये था दूसरा नियम। आइए देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम है साहचर्य नियम। तीसरा नियम है साहचर्य नियम। आखिर ये साहचर्य नियम क्या है, तो साहचर्य नियम में 3 संख्याएं होती है। साहचर्य नियम में कितनी संख्याएं होती है, 3 संख्याएं। जैसे मान लेते एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है, और एक और इसी को फिर से हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी। यहाँ से लास्ट वाले 2 को एक साथ ब्रैकेट में करके जोड़ेंगे और शुरू वाले 2 को एक साथ ब्रैकेट में करके भी जोड़ेंगे, तब भी इसके मान में कोई फ़र्क नहीं आता। और यही नियम चलता है गुणा में भी, यानी कि यहाँ 1
गुना बी गुना सी रखेंगे, इधर भी ए गुना बी गुना सी, लास्ट वाले दो को गुना कर लो, फिर पहले वाले में गुना कर लो, फिर शुरू वाले दो को गुना कर लेते हैं और फिर बाद वाले में गुना कर लेते हैं, तब भी उसके मान में चेंजिंग नहीं आता है। तो साहचर्य नियम गुना के अंतर्गत और जोड़ के अंतर्गत काम करता है और बाकी घटाव और भाग के अंतर्गत काम नहीं करता है। देखिए आप एग्जाम्पल खुद भी ले सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 ले लिए, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ करके जोड़ देंगे, इन दोनों को एक साथ करके जोड़ देंगे तो 4 प्लस 5 और 6 कितना हो गया 11। अब 5 और 4 कितना हो गया 9 और प्लस का कितना 6, तो 11 और 4 कितना हो गया 15 और इधर से भी 11 और 4 कितना हो गया 15। तो दोनों तरफ से क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो घटाव में ऐसा नहीं होगा, भाग के अंतर्गत भी ऐसा नहीं होगा, जबकि गुना के अंतर्गत ऐसा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ अभी 3 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, 3 नियमों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आइए हम लोग पढ़ते हैं चौथे नियम के बारे में। ठीक है, देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है बंटन नियम। बंटन नियम, तो बंटन नियम क्या है, तो बंटन नियम में हम लोगों को क्या करना रहता है कि 2 संख्याएं रहेगी, 3 संख्याएं जनरली ऐसे होता है बंटन नियम, a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी बराबर हम लोग कर सकते हैं a गुना बी और प्लस a गुना सी। यही बंटन नियम, मतलब इसको a गुने b प्लस सी है तो a में हम लोग इससे गुना कर देंगे और फिर a में हम लोग c से गुना कर देंगे, a में हम लोग b से गुना कर देंगे और फिर a में हम लोग c से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है बंटन नियम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग समझना चाहें तो a के जगह 4 ले लेते हैं, इसके जगह 5 ले लेते हैं और इसके जगह c के जगह पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर 4 गुना करेंगे 5 प्लस यहाँ से 4 गुना करेंगे कितना 3। अब इधर से सॉल्व कीजिए और इधर से सॉल्व कीजिए, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, 5 और 3 कितना 8 और गुना में इधर हो जाएगा 4, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और प्लस 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 8 चौके देखिए 32 आ गया और 20 और 12 कितना आ गया 32। तो दोनों तरफ से हम लोगों को सेम आंसर आ रहा है। तो यही बंटन नियम है, यानी 2 संख्याओं को जोड़ को अगर तीसरी संख्या से गुना कर दिया जाता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करें या फिर दोनों को अलग अलग गुना करके जोड़ दें, तब भी हम लोगों का सेम आंसर आएगा। यही हमारा होता है बंटन नियम। ठीक है, ये क्या था बंटन नियम था। अब हम लोग देखते हैं इकाई तत्व क्या होता है। ठीक है, इकाई तत्व, इकाई तत्व, इकाई तत्व एक वैसा मान है जो किसी संख्या में जोड़ने से, जो किसी संख्या में जोड़ने से उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है, या किसी संख्या में गुना करने से उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो जोड़ के लिए इकाई तत्व आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होगा। तो जोड़ के लिए इकाई तत्व 0 होगा और गुना के लिए इकाई तत्व क्या होगा, तो गुना के लिए इकाई तत्व 1 होगा। क्योंकि 4 अगर कोई संख्या 4 है तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और गुना करना है 4 है तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। यानी 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। तो जोड़ के लिए इकाई तत्व 0 हो गया और गुना के लिए इकाई तत्व क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगला हम लोगों को पढ़ना है योज्य प्रतिलोम, है ना। क्या पढ़ना है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये इसको हम लोग संयोगी विलोम भी कहते हैं। तो योज्य प्रतिलोम एक वैसी संख्या है जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या मान क्या कर दे, शून्य कर दे।
है ना, दी गई संख्या को शून्य कर दे। जैसे 4 है और 4 का योज्य प्रतिलोम, मतलब 4 में क्या जोड़ेंगे कि इसके मान को शून्य कर देगा। तो 4 में अगर -4 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। 8 है तो 8 में क्या जोड़ेंगे तो -8 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 है तो 6 में क्या जोड़ेंगे तो -6 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जस्ट उल्टा अगर कहेगा कि 4 का योज्य प्रतिलोम बताइए, 4 का योज्य प्रतिलोम, तो 4 का अगर योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो हम लोग इसका निगेटिव मान ले लेंगे, है ना, माइनस का मान ले लें। 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -4 होगा। अगर कहेगा कि -4 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो -4 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, -4 का योज्य प्रतिलोम होगा, वह योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 4 के बराबर। -4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 4। यानी अगर प्लस का पूछेगा तो माइनस में और माइनस का पूछेगा तो प्लस में। एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है गुणात्मक प्रतिलोम। इसे भी हम लोग देख लेते हैं क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग गुणात्मक विलोम भी कहते हैं। ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि यदि कोई संख्या, दो संख्याएं लेते हैं और उनका गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में जोड़ने के बाद क्या आ रहा था, 0, और इसमें गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा करने के बाद क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि 2/3 है, क्या है 2/3, और 2/3 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा। 2/3 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो इसके उल्टा से हम लोग गुना करेंगे। 2/3 है तो 3/2 से गुना कर देते हैं। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा, 1। जैसे 4/5 है तो कितना से गुना करेंगे, 1 आएगा। तो इसका उल्टा कर लेंगे, हर को अंश में और अंश को हर में। 5 बटा कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो 1। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को पलट देंगे, है ना। 2/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर माइनस में है तो माइनस में ही संख्या रहेगा, ठीक है, और प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3 को ऊपर करेंगे, 2 को नीचे करेंगे, 3/2। अगर इस संख्या का पूछे कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 के साथ कुछ नहीं तो बटा में तो 1 होगा, तो इसको 1 को ऊपर करेंगे और 3 को नीचे करेंगे। अगर माइनस का रहता कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/-3 हो जाता, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे चैप्टर का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने समझ लिया, और अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि एक ही वीडियो में इसके सारे के सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो आज का ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आप इस चैनल के वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और अपने संबंधियों को भी भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि चैप्टर 2 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। और जब यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इसी का उपहार गाइड का ही रीजनिंग का दूसरा नंबर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यानी अल्टरनेट पढ़ाई हमारी चलती रहेगी, एक चैप्टर रीजनिंग और एक चैप्टर मैथ का, ठीक है। तो उम्मीद है कि कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग का जो चैप्टर है उसे सॉल्व करेंगे। यानी रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। उसके लिए भी उपहार गाइड का रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा,
ठीक है, और वहीं जा कर के आप उसको देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए रेगुलर वीडियो ला पाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।